Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. लीगल लेक्चर्स की सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हमारा सब्जेक्ट लॉ ऑफ एविडेंस कानून शहादत 1984। हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव भी है, और अगर आपने लॉ ऑफ एविडेंस को समझना है, लॉ ऑफ एविडेंस के ऊपर आपने ग्रिप मजबूत करनी है अपनी, तो इस टॉपिक को जानना, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग समझ चुके होंगे कि हमारा टॉपिक कौन सा है, क्योंकि वो जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा ग्रिपिंग टॉपिक कौन सा है लॉ ऑफ एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने लॉ ऑफ एविडेंस को समझना है, जानना है, लॉ ऑफ एविडेंस को आपने इसके ऊपर एक बेहतर ग्रिप करनी है, तो हमारा आज का टॉपिक है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट लोग पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं, लॉयर्स इसको समझते हैं, बट ये समझ नहीं आता इसकी बेसिक वजह क्या है, बेसिक रीज़न क्या है। आज मैं आपसे वो डिस्कस करूँगा पहले, और फिर हम इस पूरे चैप्टर को कुछ सेक्शन वाइज कंप्लीट करेंगे, लाइक 5-6 सेक्शंस हम इस चैप्टर को पढ़ा करेंगे ताकि डिटेल से हम इसको समझ सकें, इसके अंदर हमारी कोई कॉम्प्लिकेशन ना बचे, कोई पेचीदगी बाकी ना रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर का इनिशियल इंट्रो पढ़ेंगे कि फैक्ट क्या होता है, रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इन इशू क्या होता है, जनरेशन ऑफ फैक्ट या क्रिएशन ऑफ फैक्ट क्या होती है, फैक्ट कैसे जनरेट होता है, फैक्ट कैसे पैदा होता है, और इररेलेवेंट और रेलिवेंट फैक्ट कौन से होते हैं, फैक्ट इन इशू कौन सा होता है, एडमिटेड फैक्ट कौन सा होता है। सबसे पहले इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे, क्योंकि फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट, इररेलेवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू, क्रिएशन ऑफ फैक्ट या जनरेशन ऑफ फैक्ट, अगर ये चीज़ें हमारी समझ में आ जाएं, अगर इन चीज़ों के ऊपर हमारी ग्रिप हो जाए, तो बाकी हम रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, नॉन रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, एडमिसिबिलिटी, मोटिव, प्रिपरेशन, यानी कि रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के पूरे चैप्टर को हम समझ सकते हैं अगर हमारी इन चंद बेसिक चीज़ों के ऊपर ग्रिप हो जाए। तो इन तमाम चीज़ों को आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये आपके ऊपर बाइंडिंग है। अपने लेक्चर्स की फ़ीस बताता चलूँ, मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की अपने हेल्प करनी है, और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, लीगल लेक्चर्स की सेक्शन वाइज सीरीज़, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, लॉ ऑफ एविडेंस, चैप्टर 3, लॉ ऑफ एविडेंस, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। सबसे पहले हम जानेंगे जनरेशन ऑफ फैक्ट या क्रिएशन ऑफ फैक्ट क्या है, मतलब फैक्ट जनरेट कैसे होता है, क्रिएट कैसे होता है, बनता कैसे है। बेसिकली 5 चीज़ों से फैक्ट जनरेट होता है, क्रिएट होता है। कोई भी फैक्ट होगा इन 5 चीज़ों से क्रिएट होगा। पहला, मानने से, दूसरा इल्ज़ाम लगाने से, तीसरा इनकार करने से, चौथा तहकीक करने से, इंटरोगेट या इन्वेस्टिगेशन करने से, और फिफ्थ पॉइंट जिराह करने से, एग्जामिनेशन करने से। ये 5 बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जो फैक्ट को जनरेट कराती है। ये किसी लॉ की बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, ये मेरी अपनी रिसर्च है, ना ही आपको किसी कमेंट्री की बुक के अंदर मिलेगा। तो ये जो मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ, बताता हूँ, उसी की एक कमेंट्री है, लाइक ये मेरे अपने लेक्चर्स हैं। तो बेसिकली 5 चीज़ें सबसे पहले आपको देखना होगा कि 5 चीज़ें फैक्ट को जनरेट करती हैं। किसी चीज़ को मान लेना, किसी चीज़ पर इल्ज़ाम लगाना, किसी चीज़ का इनकार कर देना, तहकीक से, इंटरोगेशन से, और जिरा से, एग्जामिनेशन से। मान लेना कैसे, लाइक ये मोबाइल है, मैं इसको कहता हूँ ये मोबाइल है, आप भी कहते हैं ये ठीक है जी ये सेल फ़ोन है, मोबाइल है, मान लिया। इल्ज़ाम लगाना, मैं कहता हूँ जी फ़लाँ ने ये काम किया है, फ़लाँ कहता है मैंने ये काम नहीं किया, तो ये इल्ज़ाम है। फैक्ट इन इशू, जहाँ पर डिस्प्यूट आ जाए, मैं किसी पर इल्ज़ाम लगाता हूँ कि इसने ये काम किया है, तो ये मैंने इसको प्रूफ करना है, ये एक अपने आप में फैक्ट है। वो इनकार कर दे, अपने आप में फैक्ट है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या पुलिस वाले एक तहकीक के ज़रिए कुछ साबित करते हैं कि नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे है, ये अपने आप में फैक्ट है। लॉयर्स, वुकला एग्जामिनेशन के अंदर जिरा और क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर जब जिराह करते हैं, एक सच को और झूठ को अलग अलग करते हैं, तो ये अपने आप के अंदर फैक्ट है। वहाँ पर वो सच को फैक्ट के तौर के ऊपर सामने लेकर आते हैं और झूठ को ज़ाया करते हैं, ख़त्म। तो ये बेसिक 5 इकसाम है फैक्ट को जनरेट करने की, फैक्ट पैदा करने की। अब आते हैं फैक्ट क्या है। ये बेसिक मेरा 5+5 का प्रिंसिपल है, ये मेरा अपना। फैक्ट जनरेट कैसे होता है और जनरेट होने के बाद फैक्ट है क्या। अब आते हैं फैक्ट है क्या। फैक्ट
5 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहली, ज़ुबान से चखना, जिस चीज़ को आप टेस्ट कर सको वो फैक्ट है अपने आप में। दूसरी कान से सुनना, जो चीज़ आप सुन सको आवाज़ की सूरत में वो फैक्ट है अपने आप में। थर्ड, नाक से सूंघना, जिस चीज़ की लाइक आप खुशबू को सूंघ सकते हो, आप बदबू को, स्मेल को फील कर सकते हो, ये अपने आप में एक फैक्ट है। फोर्थ, आँख से देखना, जिस चीज़ को आप देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, ये एक फैक्ट है। मैं कैमरे को देख रहा हूँ, ये एक फैक्ट है, तो ये अपने आप में एक फैक्ट है। और फिफ्थ, महसूस करना, मेंटली या फिजिकली, दिमाग से किसी चीज़ को महसूस करना, जिसको हम थ्योरेटिकली कहते हैं या फिलॉसफी कहते हैं। और जिस्म से महसूस करना, लाइक अगर किसी एक शख्स की आंखें बंद है, लाइक सिंपल हवा है ना, इसकी खुशबू है ना, इसका कोई वजूद जिसको हम पकड़ सकें, तो ये हमसे जब टकराते तो महसूस करते हैं कि हवा हमसे टकराई है। या एक जगह पर आप बैठे हैं, ऊपर से एक पानी का कतरा गिरता तो आपको फील होता है कि पानी है। अब वो अगर ठंडा है तो आपको फील होगा कि ठंडा है, अगर वो गर्म है तो आपको फील होगा वो गर्म है। तो किस चीज़ को दिमाग से या जिस्म से महसूस करना, उसकी हरारत को, उसकी तपश को, या ख्यालात में फिलॉसफी के ज़रिए थ्योरेटिकली लॉजिकली किसी को महसूस करना। तो ये बेसिकली 5 इकसाम हैं। ये 5 इकसाम जिस चीज़ को समझ सकती हैं, सोच सकती हैं, सूंघ सकती हैं, देख सकती हैं, चख सकती हैं, डेट इज़ कॉल्ड फैक्ट। यानी कि हर वो चीज़ जो इन 5 चीज़ों की क्राइटेरिया के अंदर, इन 5 चीज़ों की एडमिजिबिलिटी के अंदर आ सकती है, डेट इज़ कॉल्ड फैक्ट। वो कुछ भी होगा, यहाँ तक कि अगर फॉर एग्जांपल एक शख्स, मैं कहता हूँ ये मोबाइल है, लेकिन दूसरा शख्स कहता है नहीं जी ये लैपटॉप है। अब ये क्या है? डिस्प्यूटेड फैक्ट या फैक्ट इन इशू। अब अगर उसने साबित कर दिया कि ये लैपटॉप है, ये कंप्यूटर है, तो मेरा फैक्ट एडमिजिबल नहीं, उसका फैक्ट एडमिजिबल। यानी कि हर वो चीज़ जो समझी जा सकती है, देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है, चखी जा सकती है, सुनी जा सकती है, ख्यालात के ज़रिए या बॉडी के ज़रिए उसको फील किया जा सकता है, डेट इज़ कॉल्ड फैक्ट। हकाइक, उर्दू में हम इसको हकीकत या हकाइक, हम अक्सर जनरली डिस्कशन करते हैं दोस्तों के साथ, हम उनको कहते हैं कि यार फैक्चुअल बात करो, यानी कि हकाइक पे मबनी बात करो, इररेलेवेंट ऐसी बात ना करो जो समझ में नहीं आ रही। तो हम ये बात क्यों कहते हैं फैक्चुअल? कि जो वो बात कर रहा होता है वो हमें समझ नहीं आ रही होती, या नागवार, या हम उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे होते, तस्लीम ही नहीं कर रहे होते, ना बतौर सच्चाई और ना बतौर झूठ, किसी भी सूरत में हम उसको जो है प्रिसीव नहीं कर रहे। तो डेट मीन कि हम उसको कहते हैं कि यार अब फैक्चुअल बात करो, हकायक पे मबनी, यानी कि ऐसी बात करो चाहे सच है या झूठ है, बट उसको हम प्रिसीव कर सकें, महसूस कर सकें, उसको ऑब्जर्व कर सकें, फिर वो किसी भी सेंस के अंदर हो। तो ऐसी चीज़ जो हमारी 5 सेंसेस से कंट्रोल की जा सके, हमारी 5 सेंसेस से जिसको कैप्चर किया जा सके, डेट इज़ कॉल्ड फैक्ट। अब पहला क्रिएशन ऑफ फैक्ट, दूसरा के फैक्ट है क्या, थर्ड चीज़ रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट क्या होती है? ऐसी चीज़, ऐसा वक़ुआ जिसके साथ कोई और चीज़ जुड़ी हो। वो फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है, अब मैंने ये मोबाइल लाहौर की हाल रोड मार्केट से परचेज़ किया है। किस शॉप से परचेज़ किया है कि जी ये फ़लाँ ब्रांड का मोबाइल है और मैंने फ़लाँ ब्रांड की फ्रेंचाइज से परचेज़ किया है। तो अगर इस मोबाइल से रिलेटेड कोई भी इशू आ जाए, तो जहाँ से मैंने ये परचेज़ किया है और उनको मैंने कितने पैसे दिए हैं, वो पैसे किस ट्रांजैक्शन के तहत मैंने दिए, बाई चेक दिया है, बाई कैश दिया, बाई ड्राफ्ट दिया है, और उनसे मोबाइल जो है वो मैंने किस तरह रिसीव किया है, बाई हैंड रिसीव किया है या बाई पार्सल रिसीव किया है। तो ये तमाम चीज़ें, वो बेसिकली वो तमाम इन्वायरमेंट, वो तमाम सर्कमस्टांसेस जो किसी एक चीज़ को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी वे में टच कर रहा हो, डेट इज़ कॉल्ड रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। यानी कि ये अपने आप में एक फैक्ट है। ये मोबाइल कहाँ से लिया, कितने का लिया, ये रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। किस फ्रेंचाइज से लिया, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। इस मोबाइल के इवज़ मैंने पैसे कितने दिए, किस तरह से वो पैसे दिए, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। वो पैसे बाई कैश दिए, बाई बैंक ड्राफ्ट दिए या बाई चेक दिए, डेट इज़ अ रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। ये मोबाइल मैंने बाई हैंड रिसीव किया है या बाई पार्सल रिसीव किया है, डेट इज़ रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। यानी कि एक अक्रंस को, एक वक़ुए को जो चीज़ें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे के अंदर टच कर रही हैं, डेट इज़ कॉल्ड रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। अब इसकी मिसाल एक थोड़े से और आसान अल्फाज के अंदर लेकर आते हैं। लाइक एक समुंदर है, वसी समुंदर, अब उसको एक नहर इधर से आ रही है, एक दरिया इधर से आ रहा है, एक इधर से नहर आ रही है, एक इधर से नाला आ रहा है, एक इधर से कोई चीज़ आ रही है, तो डिफरेंट चीज़ों का पानी उस चीज़ के अंदर गिर रहा है। अब वो तमाम जो नहर, नाले, दरिया, तुगयानी हैं, वो कनेक्टेड किससे हैं? समुंदर से। तो फैक्ट से जो चीज़ें कनेक्टेड होंगी, एक फैक्ट से, एक वक़ुए से, एक हादसे से, एक इशू से, एक मसले से जो चीज़ जिस भी सेंस में कनेक्ट होगी, आपने उसको रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट ही समझना है, किसी भी सेंस में। लाइक अगर ए के ऊपर इल्ज़ाम है कि इसने बी का मर्डर किया है, अब मर्डर किससे किया है?
बी को गोली लगी है जी पिस्टल की 30 बोर की। ए ने वो 30 बोर कहाँ से लिया? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। उस 30 बोर के अंदर गोलियां कहाँ से ली? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। ए ने बी को मारने के लिए सवारी क्या यूज की? बाइक कार, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। उस कार का पेट्रोल कहाँ से डलवाया? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। यानी कि जो ए और बी के इस वाक़े से, मर्डर के वाक़े से, अक्यूज और विक्टिम के वाक़े से जो जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, डेट इज़ कॉल्ड रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। अब आते हैं फैक्ट इन इशू, वो चीज़ जहाँ पर तजाद आ जाए। मैं एक बात कह रहा हूँ, दूसरा दूसरी बात कह रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हुआ है, दूसरा कह रहा है ऐसा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ इसने वो किया है, वो कह रहा है मैंने ये नहीं किया। यानी कि ऐसी चीज़ जहाँ पर एक से ज़ायद इख्तलाफ राय आ जाए, डेट इज़ कॉल्ड फैक्ट इन इशू, जो डिटरमाइन होगा विद एविडेंस, विद विटनेस। यानी कि ऐसा फैक्ट जो तजाद हो, जिसके अंदर अथेंटिक राय ना हो, डेट इज़ कॉल्ड फैक्ट इन इशू, जिसको एविडेंस से साबित किया जाता है। और रेलिवेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिया, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, फैक्ट इन इशू आपको बता दिया। इररेलेवेंट फैक्ट जो मुतलका ना हो, लाइक अब ए ने बी का कत्ल किया है, तो ए ने जो कपड़े वो कहाँ से सिलवाए, ये इनका कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। कपड़े वो जो भी पहने, ए ने शूज़ कहाँ से लिया, कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। ए सिगरेट पीता है जी, तो सिगरेट उसने कहाँ से ली, कत्ल से इसका लेना देना नहीं है। हाँ, अगर उस वकूए से वो सिगरेट मिलती है और उस सिगरेट के ऊपर जो लिप नोट लगे होते हैं या जो लिप प्रिंट्स हैं वो मिल जाएं, वो ज़रूरी हो, तो देन मतलब कि कोई भी चीज़ जो वकूए से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपना कनेक्शन रखे। अगर वो कनेक्शन नहीं रख रही तो फिर वो इररेलेवेंट है। लाइक ए ने कपड़े कौन से पहने हुए थे, या ए ने वो कपड़े कहाँ से सिलवाए, किस ब्रांड के हैं वो कपड़े, महंगे हैं या सस्ते हैं, इररेलेवेंट फैक्ट। ए जो है उसने बाल कहाँ से कटवाए थे, इररेलेवेंट फैक्ट। ए बाल कटवाता भी है या नहीं कटवाता, मतलब कि चाहे ये उस हक़ायक़ से रेलिवेंट हैं जो कि उस वकूए के अंदर जो मुल्जिम है उससे मिलते हैं, बट इनका उस वकूए से कोई लेना देना नहीं है। अब जारी बात है, ए ने बी को कत्ल किया तो बालों के अंदर खारिज करते हुए कत्ल तो नहीं ना किया होगा अगर उसके सर में के अंदर जुए हैं तो, या उसने कपड़े जो है वो धोबी से ड्राई एंड क्लीन तो नहीं करवाए होंगे ना। तो ऐसी चीज़ें जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वकूए से लिंक्ड हों, डेट इज़ कॉल्ड रेलिवेंट फैक्ट, और जो लिंक्ड ना हो, डेट इज़ कॉल्ड इररेलेवेंट फैक्ट। ये तो था इसका थोड़ा सा ऐसा व्यू जिसको समझना बहुत ज़रूरी था रेलिवेंसी ऑफ चैप्टर को। अब चलते हैं अपने इस आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल 18, रेलिवेंसी एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। जो गवाही है वो फैक्ट इन इशू पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसा फैक्ट जिसके अंदर इशू आ जाए। एक शख्स कह रहा है कि हुआ है, एक इल्ज़ाम लगा रहा है, दूसरा इनकार कर रहा है। मैंने आपको स्टार्ट के अंदर इसकी डेफिनेशन बताई थी जनरेशन ऑफ फैक्ट से। तो फैक्ट जनरेट कैसे हुआ, एक ने इल्ज़ाम लगाया, दूसरा इनकार किया। सी कहता है मेरे भाई बी को ए ने कत्ल किया, ए कहता है मैंने नहीं किया, डेट इज़ कॉल्ड फैक्ट इन इशू। ए की तरफ से अपना फैक्ट है, ए कह रहा है कि मैंने नहीं किया, ये सुनने में भी आ रहा है, महसूस भी किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ए कहता है जी उस दिन मैं लाहौर में नहीं था और कत्ल तो लाहौर में हुआ है। तो ये अपने आप के अंदर एक प्ली है, एक एक्सक्यूज़ है। इसको भी हम फर्दर अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। प्ली ऑफ अली भाई डिटेल डिस्कशन करेंगे हम सिर्फ इस एक सेक्शन के ऊपर। तो ये चीज़ समझ में आ रही है, ए का ना कहना समझ में आ रहा है, सी का इल्ज़ाम लगाना ए के ऊपर समझ में आ रहा है, तो समझ में आ रहा है डैडी दोनों फैक्ट है। बट इशू क्या है, ए इनकार कर रहा है, सी इल्ज़ाम लगा रहा है, ये इशू है इसके अंदर। तो गवाही फैक्ट इन इशू पर दी जा सकती है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट पर भी गवाही दी जा सकती है। कैसे? ए ने बी को कत्ल किया और 30 बोर इस्तेमाल किया, इसने यूज़ किया, उसकी गोली लगी बी को। अब ये ए का पिस्टल इस्तेमाल करना, पिस्टल के अंदर गोली डालना, बाइक यूज़ करना रेलिवेंसी है। अब एक शख्स जिसका नाम डी है वो कहता है कि जी ए ने मेरी शॉप से 30 बोर की बुलेट्स ली थी, गोलियाँ ली थी, तो ये रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। तो इसके ऊपर भी क्या है, गवाही आ रही है अगेंस्ट ए या इन फेवर ऑफ ए, अगेंस्ट बी या इन फेवर ऑफ बी। जो जिस शख्स के मुतलका हक़ायक़ होंगे वो उनके ऊपर गवाहियाँ ला सकता है, और जो फैक्ट इन इशू होंगे उनके ऊपर भी गवाही लाई जा सकती है। जो एडमिटेड फैक्ट हैं उनके ऊपर गवाही नहीं लाई जा सकती, जो कि दोनों पार्टी जिसको मान लें, और जो इररेलेवेंट फैक्ट है उनके ऊपर भी गवाही लाने की ज़रूरत नहीं जब तक कि वो रेलिवेंट ना हो जाए किसी भी वकूए से। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 19, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ऐसे मुतलका हक़ायक़ जो फॉर्मिंग पार्ट हिस्सा हो सेम ट्रांजैक्शन का। लाइक बी ने ए से बोला कि जी मुझे आपने 1000 टी शर्ट भिजवानी है मेरे शहर में। बी का शहर कौन सा है, बहावलपुर, ए है लाहौर में। अब ए बी को शर्ट्स भिजवाता है, 1000 शर्ट बी को भिजवा देता है। अब वो बाई मिस्टेक बी तक नहीं पहुंचती, सी को कुछ मिल जाती है, कुछ डी को, कुछ ई को, मतलब कि सी डी ई भी ए से शर्ट मंगवाते हैं। जब ए ने वो शर्ट पार्सल की, भिजवाई, तो गलती से या तो बी का एड्रेस गलत लिखा गया या गलती से सी डी ई के नाम लिखे गए, तो वो शर्ट्स 200-300 सी डी ई को मिल गई।
अब बेसिकली सेम ट्रांजैक्शन क्या है, बी का ए को पैसे भजवाना और ए का बी को शर्ट्स भजवाना। लेकिन इसकी फॉर्मिंग पार्ट क्या है इसी ट्रांजैक्शन के अंदर के ए शर्ट भजवाता है, बाय मिस्टेक सी को मिल जाए, डी को, ई को, एफ को मिल जाए। तो जितने भी लोगों को मिली है ये बेसिकली सेम ट्रांजैक्शन के अंदर पार्ट है। अगर ये वकूआ बनता है, अगर ये केस चलता है कोर्ट के अंदर, तो जो बी है जब केस करेगा और ए अपने डिफेंस में गवाही लाएगा, तो जो सी, डी, ई है ये फॉर्मिंग पार्ट कहलाएंगे। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। फैक्ट विच थ्रू नॉट इन इशू, ऐसे फैक्ट जो इशू नहीं है, ऐसे फैक्ट जो अगरचे इशू नहीं है, और सो कनेक्टेड बट कनेक्टेड हैं विद द फैक्ट इन इशू, जो फैक्ट इन इशू है उसके साथ, और फ्रॉम पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन आर रेलिवेंट वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम प्लेस और डिफरेंट टाइम और प्लेस। आया वो सेम वक्त के अंदर अकर्ड हुए, वकूआ सरजद हुआ, या डिफरेंट टाइम के अंदर। किसी भी इफेक्ट के ऐसे पार्ट जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली वो कनेक्टेड हैं, या पूरे के पूरे कनेक्टेड नहीं है बट कुछ फॉर्मिंग पार्ट का कनेक्टेड है, लाइक सी, डी, ई जो 3 लोग हैं जिनके पास गारमेंट्स की शॉप्स पहुंची। अब वो डायरेक्टली बी के साथ फैक्ट इन इशू के अंदर इन्वॉल्व नहीं है और ना ही वो ए के साथ इन्वॉल्व हैं, बी और ए आपस में इन्वॉल्व हैं। अब जो ये जो लोग इन्वॉल्व हैं, इनके जो बाकी फॉर्मिंग पार्ट्स हैं, जो बाकी लोग कनेक्टेड हैं, वो भी सेम ट्रांजैक्शन के अंदर फॉर्मिंग पार्ट कहलाएंगे। जो बाकी ट्रांजैक्शन है, जो बाकी लोग हैं, वो भी फॉर्मिंग पार्ट, यानी कि सेम ट्रांजैक्शन के अंदर जब किसी मिस्टेक की वजह से या गलती की वजह से कोई और इशू बन जाए, कोई और फैक्ट बन जाए, ए कहे जी मैंने शर्ट भजवाई है, बी कहे मुझे रिसीव नहीं हुई, तो शर्ट रिसीव किसको हुई है, सी, डी, ई को, जो 200, 300, 500 इनको शर्ट रिसीव हो गई। तो अब ये जो सी, डी, ई है ये फॉर्मिंग पार्ट कहलाएंगे उस सेम ट्रांजैक्शन के। अब सी, डी, ई जो है जैसे कि ये फैक्ट इन इशू के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, इनका कोई इफेक्ट नहीं, चाहे बाद में पेमेंट पे कर दे ए को, ये इनका कोई इशू नहीं, कोई लेना देना नहीं, बट ये सो कनेक्टेड बहुत मुतलका है इस डिस्प्यूट के अंदर। ए ये कह सकता है कि मैंने भजवाई हैं, बी कहता मुझे रिसीव नहीं हुई, तो जिनको रिसीव होती है जब वो रिसीविंग देंगे तो उसकी बिहाफ के ऊपर ए कोर्ट के अंदर अपना बयान कलमबंद करवाएगा कि जी मैंने भजवा दी थी, बाई मिस्टेक पार्सल वालों की गलती की वजह से, कोरियर की गलती की वजह से ये बी की बजाय सी, डी और ई को मिल गई। तो जो सी, डी, ई हैं वो भी फॉर्मिंग पार्ट है कनेक्टेड ऑफ सेम ट्रांजैक्शन।